आओ बच्चों, अब हम लोग बेटा बात करेंगे मुद्रा की परिभाषा की। ठीक है, मुद्रा है क्या इकोनॉमिक्स में अंदर। ठीक, तो अभी हमने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को जो भी दूर करे, मतलब जो बार्टर सिस्टम के अंदर जो कमियां थी, वो जो भी चीज दूर करे वो मुद्रा है। ठीक है, तो मुद्रा से अभिप्राय कह रहा है कोई ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा माध्यम है, कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जो विनिमय का माध्यम हो, जिसके द्वारा हम लोग लेन देन कर सके, बार्टर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सॉरी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम जिससे लेन देन कर सके। मूल्य का संचय, मतलब जिससे हम लोग सेविंग कर सके। क्या कर सके? सेविंग कर सके, जिससे हम किसी चीज के मूल्य को नाप सकें, मूल्य का मापदंड, मूल्य को नाप सकें। और स्थगित भुगतानों के मान, अर्थात जो फ्यूचर में जो हमने उधार लिया हुआ है, भूतकाल में उधार लिया है, फ्यूचर में उसकी पेमेंट बड़े आराम से कर सके, कोई विवाद लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी ऐसी चीज है जो विनिमय का माध्यम हो, जिससे लेन देन कर सके, जिससे सेविंग कर सके, जिससे किसी मूल्य को नाप सके, किसी मतलब सामने जो वस्तु है उसको हम लोग नाप सके कि कितने रुपए की हो सकती है, और जिससे हम लोग फ्यूचर में जो पेमेंट है, जो उधार वगैरह हैं, उनकी आराम से पेमेंट कर सके। ऐसा काम जो भी चीज करती है, ठीक है, जो भी वस्तु करती है, वो हमारे लिए मुद्रा मानी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे मुद्रा के जो है काम, मुद्रा के काम। अब इनमें हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मुद्रा विनिमय का माध्यम के रूप में कैसे काम करती है। आइए बच्चों, देखिए मुद्रा के हम लोग काम की बात करेंगे। तो बेटा मुद्रा के जो काम होते हैं, सबसे पहला मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंग्लिश के अंदर। ठीक, देखिए मुद्रा के द्वारा हम किसी भी चीज को बड़े आराम से खरीद और बेच सकते हैं। ठीक, तो मुद्रा पहले क्या होता था, देश के अंदर दोहरे बार्टर सिस्टम होता था, जाकर आपकी चीज की जरूरत दूसरे को होनी चाहिए, दूसरे की चीज की जरूरत आपको होनी चाहिए। सपोज एग्जांपल, अगर मुझे गेहूं चाहिए और सामने वाले के पास गेहूं है, तो मैं ले नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसे भी मेरे गेहूं की जरूरत होनी चाहिए थी। मतलब अगर सामने वाले के पास चावल हैं, तो मुझे चावल लेने के लिए पहले गेहूं देने पड़ेंगे, और मान के चलो सपोज सामने वाले को गेहूं की जरूरत ना हो। ठीक, लेकिन आज अगर सामने वाले के पास चावल हैं, तो मैं उसे जब चाहे खरीद सकता हूं, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। समझिए बात, है ना। तो वो भी जो बंदा पैसा लेगा, क्योंकि पैसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको पैसे की जरूरत ना हो, तो मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जो बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है ना। पहले क्या होता था, मान के चलो वो मेरे से गेहूं ले ले, हो सकता है वो कोई चीज खरीदना चाह रहा हो, सामने वाला गेहूं ना ले, भाई वो भी तो कुछ ना कुछ खरीदेगा उसका। लेकिन पैसा क्या होता है, मेरे पास पैसा है, मैंने किसी और को दिया, ठीक है, उसके पास चले गया, और वो अगर जिस बंदे के पास है वो कोई चीज खरीदना चाहे तो वो भी उससे। तो पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को है। ठीक है, तो लेने वाला ये नहीं सोचता कि यार पैसा जब हम देते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो कोई बंदा ये नहीं सोचता कि यार कि हो सकता है कि मैं कोई चीज खरीदना चाहूँ तो मुझसे कोई पैसा ना ले, क्योंकि कोई भी हम जो हैं सब पूरे देश में सब एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जहां पर अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में बड़ा सोचना पड़ता था, लेकिन क्या है, विनिमय का माध्यम मुद्रा मस्तिष्क का काम करता है। लेन देन बहुत सरल हो गया है, और दोहरे संयोग का अभाव को इसने खत्म कर दिया। ठीक, जहां पर आदमी सोचता था कोई चीज लेते समय कि यार मैं ये चीज ले तो लूं, इससे हो सकता है मैं आगे से कोई चीज खरीदना चाह रहा हूं तो हो सकता है सामने वाला मना कर दे। ठीक है, तो ये चीज खत्म हो गई किसके अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। क्यों? क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। तो मुद्रा के द्वारा लेन देन करना, सिंपल भाषा में लेन देन करना बहुत सरल हो गया। ठीक, अब मूल्य का मापन कह रहा है, दूसरा है पॉइंट मेजर ऑफ वैल्यू इंग्लिश में। ठीक, तो कह रहा है कि मुद्रा के द्वारा किसी भी चीज के मूल्य को नापना बड़ा सिंपल हो गया साहब, है ना। जैसे हम कहते हैं 1 किलो चीनी इतने की है, 1 किलो गेहूं इतने का है, 1 प्लेट मोमोज इतने के हैं।
ठीक है, पैसा दो ले लो। तो कह रहा है कि मुद्रा के द्वारा क्या होता है कि हम किसी भी चीज के मूल्य को बड़े आराम से नाप सकते हैं। ठीक है, नाप सकते हैं, तो नापने से क्या हो गया कि नाप सकते हैं प्लस हिसाब किताब रखना जो है बहुत सरल हो गया आजकल। तो मूल्य को नाप सकते हैं, जबकि बार्टर सिस्टम में क्या था, है ना, तो वहां पर क्या होता था कि वस्तुओं से हम लोग लेन देन कर रहे थे। तो हो सकता है एक की चीज, अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो मेरे पास एक गाय है, मुझे 2 गधे चाहिए, मैं बार्टर सिस्टम में हूं, आज से मान के चलो बहुत पुराना है, 700-800 साल पुराना। ठीक, अब मेरे पास गेहूं है, मेरे पास गाय है, मेरे को 2 गधे चाहिए, और हम दोनों के बीच में मतलब हम दोनों को एक दूसरे से मिल गए, बड़ा संयोग हुआ, हम दोनों एक दूसरे से मिल भी गए, और मिलने के बाद हम लोग लेन देन करना चाह रहे, लेकिन विवाद उत्पन्न हो गया। क्या विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई मैंने ये बोला कि मेरी गाय ज़्यादा कॉस्टली है, आपके 2 गधे जो हैं कम कॉस्टली है। उसने भी मान लिया कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी गाय ज़्यादा कॉस्टली है। अब लेन देन कैसे हो? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सीधी सी बात है वो ये कह दे कि भाई ठीक है तेरी गाय ज़्यादा कॉस्टली, इसकी पूंछ काट ले, इसके सींग काट के रख ले, इसकी टांग काट ले, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे तो दूध निकालना है इसका। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तुओं को आधा नहीं किया जा सकता, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं। ठीक है, तो लेकिन आजकल क्या होता है कि आप जाते हैं पनीर खरीदने और आप आधे किलो पनीर मांगते हैं, और मान के चलो उसमें 600-650 किलो होता है, सॉरी 600-650 ग्राम होता है, तो थोड़ा सा काट के अपने पास रख लेता है। तो लेन देन करना बड़ा आसान हो गया किसके अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा के आने से। ठीक है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। अभी 3 और अभी हम पढ़ते हैं। स्थगित भुगतानों का मान। देखिए स्थगित भुगतान क्या होते हैं बेटा, जिनकी पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर आओ। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि हम लोग जो उधार लेते थे उसके बदले में सीधी सी बात है हम वस्तुएं, जैसे वस्तुओं के रूप में उधार लिया गया तो हम पेमेंट वस्तुओं के रूप में करते थे, तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता था। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, कोई आदमी कहने लगे भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी क्वालिटी बढ़िया थी, मेरे गेहूं जो आपने लिए थे वो क्वालिटी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी बेकार है, या कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ब्याज कैसे कैलकुलेशन किया जाए। अब आज के टाइम पे कहने का मतलब ये है मुद्रा के द्वारा उधार लेना बड़ा आसान हो गया, और उधार लेने के साथ साथ ब्याज की कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया। भाई मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए, ठीक, और मैं उसको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, प्लस उस पर जो ब्याज होता है उसने पहले ही निर्धारित कर दिया कि 5% ब्याज देना, तो मैं 5% ब्याज दे दूंगा। ठीक है, तो उधार लेना बड़ा आसान हो गया मेन, अगर एक लाइन में समझूं। ठीक है, तो क्योंकि कह रहा है कि भविष्य के लेन देन बहुत सरल हो गए हैं। मतलब जैसे आज उधार लिया गया तो पेमेंट तो मैं फ्यूचर में करूंगा, तो कितनी पेमेंट करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, तो मुद्रा के द्वारा वो बड़ा सिंपल हो गया है। प्लस कह रहा है उधार लेना सरल हो गया है, उधार भी बहुत सिंपल हो गया लेना, क्योंकि लेने वाले को ये पता है कि भाई ये मुझे देगा और इतना % मेरे को फालतू देगा। तो लेकिन बार्टर सिस्टम में बड़ी समस्या थी यार, ये है ना, कि वहाँ पर उधार ले लिया, फिर वो वस्तुओं के रूप में कर रहे हैं, वो वस्तु मान के चलो वो नहीं हो पाई जो हमने उससे वादा किया था, फिर अब जो भुगतान है मान के चलो अब उसके बदले में क्या चीज़ दी जाए उसको। जैसे मैंने किसी से गेहूं लिए, मैंने कहा भाई उससे वादा किया कि मैं तुम्हें गेहूं ही दूंगा, क्या दूंगा, गेहूं। अब मैं उसको गेहूं दे रहा, गेहूं मान के चलो मेरा प्रोडक्शन हुआ लेकिन गेहूं भीग गए, है ना, अब वो कह रहा है मैं तो नहीं ले रहा। ठीक, तो ये जो सिस्टम होती थी ये बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर ये दिक्कत थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन आज के टाइम पर उधार लेना बड़ा आसान हो गया, उधार का एक हिसाब किताब रखना भी आसान हो गया, ब्याज की कैलकुलेशन करना भी आसान हो गया है। ठीक है, अब अगला है मूल्य का संचय। देखिए मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। संचय का मतलब होता है सेविंग करना। ठीक है, सेविंग करना, किसी चीज को अपने पास रखना। मूल्य का मतलब होता है वस्तु के रूप में, सीधी सी बात है आप सेविंग नहीं कर सकते, लेकिन मुद्रा के रूप में आप सेविंग कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। ठीक है, आज की टाइम पे हम पैसा कमाते हैं तो अपनी फ्यूचर के लिए पैसा को स्टोर करके रख सकते हैं, सेविंग करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं होती थी वो वस्तुएं होती थी बहुत स्थान घेरती थी, है ना। 1 लाख रुपए की कोई चीज हो और 1 लाख रुपए हो, देखो आप डिफरेंस देखो कितना कम स्थान घेरेगा। मुद्रा कम स्थान घेरती थी, वस्तुएं बहुत ज्यादा स्थान घेरती थी। मुद्रा खराब हो सकती है लेकिन जो वस्तुएं खराब हो सकती हैं, मुद्रा खराब और नष्ट नहीं हो सकती, है ना। और
मुद्रा कह रहा है लंबे समय तक मूल्य एक ही बना रहता है, ठीक है। जो वस्तु है वो हो सकता है आज आपकी बहुत कॉस्टली हो, लेकिन हो सकता है 15 या 20 या 25 या 30 दिन बाद उसकी जो कॉस्ट है वो क्या डाउन हो जाए, कोई 1 रुपया भी ना दे एक टाइम के बाद। लेकिन मुद्रा का जो समय है, जैसे आज 500 का नोट है, आज 10 साल बाद भी देखेंगे लगभग उसकी जो वैल्यू होती है वो एक जैसी रहती है लगभग, ठीक है। वो इन्फ्लेशन वाला अलग कंसेप्ट है कि 500 की वैल्यू पहले कुछ थी, मतलब अगर 1-1.5 साल के अंदर देखा तो ज़्यादा अंतर आता नहीं है। कह रहा है सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। वस्तुओं को हो सकता है कोई बंदा मना कर दे कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे आप गेहूं के बदले चावल देना चाह रहे हो, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए भाई चावल। लेकिन कह रहा है मुद्रा एक ऐसी चीज है जो कोई भी बंदा इस संसार में ऐसा नहीं है जो आदमी मना कर दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप पैसे से कोई भी चीज खरीद सकते हो, क्योंकि कोई भी बंदा पैसे लेने के लिए बड़े आराम से राजी हो जाता है। तो यह है मूल्य का संचय। 4 मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी एक आपको पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। या पूछेगा मुद्रा के काम बता दो, या पूछेगा कि मुद्रा के जैसे कोई एक काम है दे देगा, उसको कहेगा एक्सप्लेन करो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बेटा मुद्रा पूर्ति क्या है। देखिए मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है किसी चीज का मार्केट में अवेलेबल होना, ठीक। सप्लाई 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर मुद्रा की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए, एक समय बिंदु पर, सिंपल ऐसे समझो, मान के चलो, देखिए नोट एक देश के अंदर आरबीआई छापता है। सबसे पहले ये समझिए कि देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति करता कौन है, पैसा कहाँ से आता है, मतलब वो एक देश के अंदर पैसा कहाँ से आता है। एक देश का अंदर जो पैसा आता है वो केंद्रीय बैंक छापता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीय बैंक छापता है, और केंद्रीय बैंक जो है नोट जब छापता है तो वो वाणिज्यिक बैंकों को देता है। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जिनसे हम लोग लेन देन करते हैं, या जहाँ पर हमारा खाता होता है। जिस भी बैंक में आपका खाता है वो सारे व्यापारिक बैंक हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लोगों के पैसे को जमा भी करते हैं और लोगों को उधार भी देते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब देश में पैसा कहाँ से आ रहा है, आरबीआई छाप रहा है, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक छाप के कुछ पैसा जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को देता है, आपके बैंकों को, और कुछ पैसा सरकार को देता है, जो सामाजिक कल्याण के माध्यम से आप तक पैसा पहुँच जाए। तो देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सरकार तीनों सेक्टर मिलकर करते हैं। पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब कह रहा है मुद्रा की पूर्ति क्या है। देखिए अब आरबीआई जब नोट छापता है तो नोट छापने से पहले वो अपने दिमाग में ये सेट करता है कि मुझे नोट छापने हैं या नहीं छापने, है ना। देखो देश के अंदर पैसे की मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर देश के अंदर पैसा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो देश के अंदर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक। महंगाई बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जब देश में पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा नहीं छपना चाहिए, छापेगा कौन, आरबीआई। तो आरबीआई छापने से पहले एक सिचुएशन को देखता है, देश में लोगों के पास पैसा है कितना। जैसे मान के चलिए सर, आरबीआई जानना चाहता है कि 31 जुलाई 2026 के लोगों के पास कितना पैसे अवेलेबल है, ठीक। वो नोट छापना चाहता है तो, लेकिन पहले जानना चाहता है कि लोगों के पास पैसा है कितना, ज्यादा नहीं छपना चाहिए। तो ये इसी को बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा पूर्ति से प्राय एक निश्चित समय बिंदु पर, निश्चित समय बिंदु कौन सा है, 31 जो है जुलाई 2026 में लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक। कब, 31 जुलाई 2026। तो मुद्रा पूर्ति क्या है, मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय बिंदु पर, एक निश्चित समय बिंदु पर एक देश के लोगों के पास जितना भी मुद्रा अवेलेबल है, जितना भी पैसा धन अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा पूर्ति। अच्छा याद रखना, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है बेटा, मतलब ऐसी चीजें जिनको एक पर्टिकुलर दिन में नापा जाता है, मतलब पर्टिकुलर उसका एक फिक्स दिन होता है। जिन चीजों को नापने का एक पर्टिकुलर फिक्स दिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति कौन सा कंसेप्ट है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों है, क्योंकि जो आरबीआई जो नापती है मुद्रा की अवेलेबिलिटी को, पैसे की मात्रा को, वो एक फिक्स दिन उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। मुद्रा पूर्ति के मापक।
अब एक देश का आरबीआई ये जानना चाहता है कि भाई लोगों के पास पैसा कितना अवेलेबल है, लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा मौजूद है। ठीक है, अब उसके बेटे 4 मापक होते हैं, M1, M2, M3 और M4। एक्चुअली क्या है कि जो M2, M3 और M4 तो कट चुका है आपके सिलेबस में से। ठीक है, तो M1 मेजरमेंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए, लोग पैसा कहाँ कहाँ रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों के पास पैसा जो अवेलेबल है, पैसा जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो भाई लोगों के पास जो पैसा होता है वो, इसका M1 मेजरमेंट है C+GD+OD। ठीक है, लोगों के पास पैसा जो अवेलेबल है, एक तो है लोगों के पास जो करेंसी अवेलेबल है, लोगों के पास कितना पैसा है। तो पैसा लोगों के पास जो अवेलेबल है या तो करेंसी के रूप में है, नोट सिक्के वगैरह जितने भी हैं। ठीक है, C। और लोग पैसा कहाँ रखते हैं? लोग, एक पैसा लोगों की जेबों में रखा हुआ है, घरों में रखा हुआ है, जो नोट और सिक्के के रूप में रखा हुआ है। ठीक, दूसरा DD, लोगों के पास पैसा और कहाँ है? लोग पैसा और कहाँ रखते हैं? आप पैसा कहाँ रखते हैं, मैं पैसा कहाँ रखते हैं? और हम रखते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, कौन से बैंक के अंदर? वाणिज्यिक बैंक के अंदर। ठीक, कमर्शियल बैंक के अंदर। ठीक, और कौन सा पैसा रखा होता है? वहां रखा होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं? लोगों के पास कितना पैसा है, आरबीआई जानना चाहता है। तो आरबीआई जानना चाहता है तो लोगों के पास जो पैसा होता है, एक तो नोट और सिक्के जो उनके पास रखे हुए हैं, प्लस और एक जो पैसा जो है उनका बैंक में रखा हुआ है। किसका? लोगों का, जो वो जब चाहे निकाल सकते हैं। उसमें भी 2 तरह की जमाएं होती हैं, मतलब पैसा जमा है। एक FD है, फिक्स डिपॉजिट, जिन्हें एक समय के बाद निकाला जाएगा, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में सावधि जमाएं। क्या बोलते हैं? सावधि जमाएं। ठीक है, और एक होती है बेटा मांग जमाएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ठीक, इसमें डिफरेंस आएगा FD और डिमांड डिपॉजिट में। सावधि जमा और मांग जमाओं में क्या अंतर होता है? मांग जमाएं जब चाहे निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, जो पैसा आपका जमा होता है जब चाहे निकाल लो। FD में क्या होता है? एक समय के बाद निकलता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपको ज़्यादा मिलता है, FD में, इसमें कम मिलता है। ठीक है, इसे जब चाहे आप निकाल सकते हो, जिसे जब चाहे आप निकाल नहीं सकते, इसमें डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा पैसा हमारा आरबीआई के पास भी जमा होता है। अब ये जो अन्य जमाओं का जो कंसेप्ट है बेटा, ये आपको बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमने पूरा मुद्रा पूर्ति का मापक M1 मापक, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये आता है CBSE के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है। M1 मापक क्या होता है? मुद्रा पूर्ति क्या होती है? देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, निश्चित समय बिंदु पर, समय बिंदु का मतलब एक फिक्स दिन में लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसको नापने के 4 मापक हैं। M1 मेजरमेंट है, M2, M3, M4 और कट जगह, वो मैंने आपको बताया। इस तरह से करके बेटा आपका मुद्रा वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसमें कोई कमी लगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। अगर आपको अच्छा लगता है ये जो हमारा एक प्रयास है बच्चों को पढ़ाने का, और तो आप इसको लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। बाकी ऐसा कोई हमारा मेन मोटिव नहीं है कि हमने लाइक्स वगैरह के उसके लिए बनाया हुआ है। बस मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि 18 सालों के अंदर जितना मैंने सीखा है ना, तो उसको जो है, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, चाहे उनको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है या कोचिंग्स दूर हैं, और हिंदी मीडियम में बनाने का मेन पर्पस यही है बेटा, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट हर जगह है, हिंदी का कंटेंट बहुत कम है। तो जितना भी 18 साल का तजुर्बा है, और देखिए टीचर जो होता है वो हमेशा नहीं पढ़ा सकता, ये एक बात क्लियर है, क्योंकि एक पढ़ाने की भी एक उम्र होती है बेटा, ये कड़वा सच है जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है। आदमी जो है ज़्यादा 20 साल पढ़ा लेगा, 25 साल पढ़ा लेगा। तो हमारी कोशिश है कि जितना हमने सीखा है, जब तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों तक उसका जो भी निचोड़ है, जो भी हम जितना अच्छा कर सके वो आप तक पहुँचाएँ। सभी को नमस्कार।